गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सराफत अली और हम पढ़ रहे थे बीएससी थर्ड ईयर की फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स। हमारा जो पेपर फर्स्ट है हम उसका अध्ययन कर रहे थे और हमने उसमें लास्ट टॉपिक था वो हमारा था सांतत्य समीकरण। क्या पढ़ी थी हमने? सांतत्य समीकरण की व्युत्पत्ति करी थी और सांतत्य समीकरण क्या आए थे हमारे पास? वो ये समीकरण आई थी प्रायिकता घनत्व और प्रायिकता धारा घनत्व के मध्य जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है? सांतत्य समीकरण कहलाती है। और जब उस समीकरण की व्युत्पत्ति की थी तो हमारे पास वो समीकरण आई थी डेल पी अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट एस बराबर 0। ये यहाँ पर P है वो है प्रायिकता घनत्व को रिप्रेजेंट करता है। S होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रायिकता धारा घनत्व को रिप्रेजेंट करता है। P यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रायिकता घनत्व को, जिसकी वैल्यू क्या होती है? फलन का परिणाम का वर्ग। ये तो होता है प्रायिकता घनत्व, ठीक है। और यहाँ पर S जो होता है वो होता है प्रायिकता धारा घनत्व, इसको J से भी डिनोट करते हैं। इसका जो मान होता है वो होता है माइनस का आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ये इसकी वैल्यू होती है, ये होता है प्रायिकता धारा घनत्व है। इस समीकरण की हमने व्युत्पत्ति कर ली थी। इसकी समीकरण की व्युत्पत्ति हमने कहाँ से की थी? जो हमारी स्प्रोंजर की इक्वेशन है हमने उससे इस समीकरण की व्युत्पत्ति करी थी। ये हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था, हमने सांतत्य समीकरण को डिफाइन कर लिया था। अब एक क्वेश्चन है जो कि प्रायिकता धारा घनत्व के जो S है इस पर डिपेंड करता है। एक इस टाइप का क्वेश्चन है जो किससे फाइंड किया जाएगा? प्रायिकता धारा घनत्व के इस फॉर्मूले से। तो पहले वो हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक समीकरण है हमारी प्रायिकता सांतत्य समीकरण, प्रायिकता संरक्षण का नियम है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पहले क्वेश्चन कर लेते हैं किस पे? जो प्रायिकता धारा घनत्व से रिलेटेड है, पहले वो क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रायिकता संरक्षण का नियम, वो हम पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिखिए। S जो प्रायिकता धारा घनत्व है उससे संबंधित एक क्वेश्चन है, पहले हम उसका अध्ययन करेंगे। लिखिए, निम्न क्वांटम अवस्था के लिए निम्न क्वांटम अवस्था के लिए प्रायिकता धारा घनत्व का प्रायिकता धारा घनत्व के मान की गणना। ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमें जो फलन दिया हुआ वो दिया हुआ है साई x बराबर, स्थिति पर डिपेंडेबल है a e की पावर आइटा के x। ये हमें एक फलन दिया हुआ है a e की पावर आइटा के x, ये हमारा फलन है। और हमें किसको निकालना है? हमें निकालना है कि इसका प्रायिकता धारा घनत्व। प्रायिकता धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है? माइनस का आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार डेल साई प्लस माइनस साई स्टार डेल साई। ये हमारा क्वेश्चन होता है। और अगर हमें दिशा, अगर यहाँ पे सिर्फ स्थिति सदिश के लिए लिया गया, अक्ष के लिए लिया गया, तो हम उस स्थिति में जो प्रायिकता धारा घनत्व होता है वो क्या होगा? तो सबसे पहले आंसर सॉल्यूशन करते हैं इसका। वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रायिकता धारा घनत्व है क्या होता है? S या J बराबर माइनस का आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ये होता है प्रायिकता धारा घनत्व। सिर्फ x दिशा के लिए लें तब क्या होगा? x दिशा में सिर्फ x के लिए ले रहे हैं, साई x दिया हुआ है, तो x दिशा में क्या होगा? S बराबर माइनस का आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार। यहाँ पर डेल की वैल्यू क्या होती है? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप होती है। हम सिर्फ x दिशा ले लेते तो डेल अपॉन
डेल एक्स साई माइनस साई डेल अपॉन डेल एक्स साई स्टार। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिर्फ साई दिया हुआ है, एक फलन दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए, इसका संयुग्मी भी चाहिए और इसका अवकलन भी चाहिए। हमें जो फलन है संयुग्मी आता है उसका भी अवकलन चाहिए। हमें 3 चीजें चाहिए। एक तो फलन दिया हुआ है, हमें साई की वैल्यू दी हुई है, हमें साई स्टार निकालना और इसके सापेक्ष अवकलन, दोनों के अवकलन निकालने हैं। तो हमें जो गिवन है हम वो लिखेंगे। दिया हुआ क्या है, साई बराबर क्या हुआ है, दिया हुआ क्या है, वो दिया हुआ है साई बराबर ए की पावर आइटा के एक्स। एक तो साई की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, डेल साई अपॉन डेल एक्स चाहिए। क्या चाहिए, डेल साई अपॉन डेल एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ए का तो ए कांस्टेंट है, ए का तो अवकलन होगा नहीं। ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। तो ई की पावर आइटा के एक्स और ई की पावर आइटा के एक्स में आइटा के एक्स हो रहा है, तो आइटा के एक्स का अगर हम अवकलन करेंगे तो वह कितना आएगा, आइटा के। तो हम इसको ये लिख सकते हैं ए आइटा के ए की पावर आइटा के एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल साई अपॉन डेल एक्स ही। हम मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 2, ये हो गई 3। हमें 2 वैल्यू मिल गई। हमें और किसकी वैल्यू चाहिए, साई स्टार की चाहिए और डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स की वैल्यू चाहिए। तो लिखिए समीकरण 2 का संयुग्मी ले लेते हैं। समीकरण 2 का संयुग्मी लेने पर, समीकरण 2 का संयुग्मी लेंगे तो साई की जगह साई स्टार क्या आ जाएगा, साई स्टार। और एक कांस्टेंट है, इसका संयुग्मी होगा नहीं। ई की पावर आइटा के एक्स है, आइटा का कितना हो जाएगा, माइनस का आइटा ई की पावर माइनस आइटा के एक्स। क्योंकि आइटा का संयुग्मी क्या होता है, समिश्र संख्या का संयुग्मी आई का क्या होगा, माइनस का आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगर ए का लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टार लिख देंगे। संयुग्मी लिख रहे हैं तो ए स्टार ई की पावर माइनस आइटा के एक्स। अगर यहाँ से मैं वैल्यू निकालूं, ये समीकरण नंबर मान लो 4, हमें वैल्यू काम में आने वाली है। अगर हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या आएगा, डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ए स्टार का तो होगा नहीं, क्या नहीं होगा, इसका अवकलन होगा नहीं। ई की पावर माइनस आइटा एक्स का करेंगे, ई की पावर माइनस आइटा के एक्स ही रहेगा। माइनस आइटा के एक्स का करेंगे वो कितना आएगा, माइनस का आइटा के आएगा। कितना आएगा, माइनस का आइटा के आएगा। इसको लिखेंगे शॉर्ट में, डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स बराबर ए स्टार तो है ही माइनस का, ए स्टार आइटा के ई की पावर माइनस आइटा के एक्स। ये समीकरण नंबर आ गई 5। हमें जो सारी वैल्यू चाहिए थी वो मिल गई। साई की वैल्यू है, साई की वैल्यू चाहिए थी हमें, वो मिल गई। साई स्टार की वैल्यू है, मिल गई। डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मिल गई। माइनस साई की वैल्यू हमें दी हुई है, डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मिल गई। हम समीकरण 2, 3, 4 व 5 का मान कहाँ रख सकते हैं, अब समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो लिखिए समीकरण 2, 3, 4 व 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या आएगा, s बराबर क्या आएगा, s माइनस का आइटा एच क्रॉस तो बाहर आई अपॉन 2m, ये तो बाहर आई। हमें अंदर वैल्यू रखनी है। हम पहले रख रहे हैं साई स्टार की वैल्यू। साई स्टार की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे समीकरण नंबर 4 से। वो कितनी है, ए स्टार ई की पावर माइनस आइटा के एक्स, ए स्टार ई की पावर माइनस आइटा के एक्स। अब डेल साई अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, समीकरण 3 से ए माइनस आइटा के ई की पावर आइटा के एक्स। ये वैल्यू है ए आइटा के ई की पावर आइटा के एक्स। ये हमने रख दी समीकरण नंबर 3 से। फिर क्या है, माइनस साई की वैल्यू हमें किस समीकरण 2 से ए की पावर ए ई की पावर आइटा के एक्स, ए की एक्सपोनेंशियल है आइटा के एक्स। फिर क्या है, मल्टीप्लाई, किसकी वैल्यू रखनी है हमें रखनी है डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स। डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, समीकरण नंबर 5 से। वैल्यू क्या है, माइनस का ए स्टार आइटा के ई की पावर माइनस आइटा के एक्स, ये थी वैल्यू और हमने रख दी। ठीक है, और इसका आगे हम सॉल्यूशन करेंगे।
माइनस आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m। यहाँ पर देखिए ए स्टार और ए स्टार ए और आइटा के, ए स्टार ए आइटा के, इधर भी देखिए ए स्टार आइटा के कॉमन है, दोनों में कॉमन है, वो कॉमन में बाहर निकाल रहा हूँ। ए स्टार और आइटा के कॉमन था, वो बाहर निकाल लिया। अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, e की पावर माइनस आइटा के एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा e की पावर आइटा के एक्स। फिर माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा e की पावर आइटा के एक्स, और साथ में क्या बचेगा इंटू e की पावर माइनस आइटा के एक्स, ये बच रहा है। ठीक है, अब इसका अगर और सॉल्यूशन करेंगे इसको तो क्या आएगा, हमने क्या किया, सिर्फ प्राकृतिक धारा घनत्व का जो प्राकृतिक धारा घनत्व का सूत्र है उसमें ही हमने सिर्फ इसकी वैल्यूज रखी है और कुछ नहीं। अब इसका और आगे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, s बराबर माइनस आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m, ए स्टार आइटा के इंटू, ये देखिए e की पावर माइनस आइटा के एक्स, e की पावर आइटा के एक्स, दोनों क्या है e की पावर क्या हो जाएंगे जीरो, एक प्लस के एक माइनस की पावर जीरो, और ये भी घाते जुड़ जाएंगी, ये भी जीरो, तो ये जीरो है, तो उस स्थिति में क्या होगा, एक की घात एक प्लस एक कितने हो गए दो, कितने हो गए दो, e की पावर जीरो प्लस e की पावर जीरो, वो कितना हो जाएगा एक, e की पावर जीरो की वैल्यू 1 और 1 1 1 हो जाएगी। a और a स्टार का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m, वो हो जाएगा मोड a का स्क्वायर, साथ में आइटा के इंटू दो, दो से दो कट जाएगा, आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा आइटा स्क्वायर, कितना आएगा माइनस का आइटा स्क्वायर h कट, और साथ में यहाँ पर a का स्क्वायर, और साथ में क्या है k अपॉन m। आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, प्लस के बाद यहाँ पे क्या बचेगा एच क्रॉस के अपॉन m मोड a का स्क्वायर, ये आ गई हमारी प्राकृतिक धारा घनत्व की वैल्यू। क्या आ गई प्राकृतिक धारा घनत्व की वैल्यू, हमें यही फाइंड करनी थी एच कट के अपॉन m मोड a का होल स्क्वायर। अब इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, वो होती है v, क्या बोलते हैं इसको v बोलते हैं, जो होता है वेग, ये क्या होता है वेग होता है एच कट क्रॉस के अपॉन m, ये कहाँ से आती है, जो हमारे समय की समीकरण p बराबर mv, वहाँ mv जो किसके इक्वल होता है एच क्रॉस के इक्वल होता है, और वहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो होती है v, p बराबर mv, और यहाँ पे ये होता है एच कट k, यहाँ से अगर v की वैल्यू निकालें वो होती है एच कट के अपॉन m, हमने यहाँ m का ट्रांसपोज कर दिया, पक्षांतर कर दिया, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगी s बराबर v मोड a का स्क्वायर। ये जो होता है वो क्या कहलाता है प्राकृतिक धारा घनत्व कहलाता है। ये था आपका प्राकृतिक धारा घनत्व का क्वेश्चन। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले सकते हैं, यहाँ पर पावर प्लस की जगह हम माइनस ले लेंगे, तो आंसर तो कुछ इस टाइप से आने वाला है। ये था प्राकृतिक धारा घनत्व से रिलेटेड आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, अभी जो हमारा जो टॉपिक था वो हम पढ़ने वाले लगते हैं प्राकृतिक संरक्षण का नियम। क्या पढ़ेंगे प्राकृतिक संरक्षण का नियम, प्राकृतिक संरक्षण का नियम। कोई भी फलन देते उसके लिए आपको प्राकृतिक धारा घनत्व का मान पूछ सकता है। अगर प्राकृतिक घनत्व का मान पूछता तो क्या करते, उसका उसके सहयोगी के साथ हम संक्रिया करवा देते और हमें आंसर मिल जाता। अब प्राकृतिक संरक्षण नियम क्या है, प्राकृतिक संरक्षण नियम क्या कहता है, प्राकृतिक संरक्षण नियम के अनुसार ये बताया गया है कि किसी भी कण की अगर पूरे ब्रह्मांड में अगर हम उसके पाए जाने की प्रायिकता माने तो वो क्या होगी कांस्टेंट होगी, वो कहीं ना कहीं तो क्या होगा निश्चित रूप से होगा ही। तो अगर पूरे ब्रह्मांड को हम अगर क्षेत्र मान लेते हैं तो उसके कण की पाए जाने की प्रायिकता कितनी होगी, नियत होगी, कांस्टेंट होगी। यही क्या है प्रायिकता संरक्षण का नियम है। ये अगर हमारे ब्रह्मांड को हम पूरा क्षेत्र मान लें
तो इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या करें, अगर हम किसी कण की पाए जाने की प्रायिकता अगर हमें फाइंड करनी है तो वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कुछ ना कुछ तो मान आएगा ही। हम एक स्पेसिफिक जगह नहीं ले रहे, जैसे कि अपनी कॉलेज को नहीं ले रहे, हमने ये मान लिया कि उस कण के पाए जाने की प्रायिकता पूरे ब्रह्मांड में कितनी है, तो वो जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, नियत होगी, और यही क्या कहलाता है, प्रायिकता संरक्षण का नियम कहलाता है। प्रायिकता संरक्षण का नियम। अब इस नियम के अनुसार मैंने बता दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स में ये मानते हैं कि किसी भी कण के पाए जाने की प्रायिकता पूरे ब्रह्मांड में क्या होती है, नियत होती है, और वो नियम क्या कहलाता है, प्रायिकता संरक्षण का नियम कहलाता है, और उसका सत्यापन क्या है, हम वो भी करने वाले हैं। ठीक है, तो लिखिए, प्रायिकता संरक्षण नियम के अनुसार प्रायिकता संरक्षण नियम के अनुसार क्वांटम यांत्रिकी में किसी कण की संपूर्ण ब्रह्मांड में पाए जाने की प्रायिकता नियत होती है। ये क्या कहता है कि प्रायिकता संरक्षण नियम के अनुसार क्वांटम फिजिक्स में किसी भी क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी कण के पाए जाने की किसी कण की संपूर्ण ब्रह्मांड में पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, नियत होती है। अर्थात प्रायिकता क्या है, एक संरक्षित नियत राशि है। अर्थात प्रायिकता एक संरक्षित राशि है। अर्थात प्रायिकता एक नियत, या हम बोल सकते हैं संरक्षित राशि। ये नियम यही कहता है कि किसी भी कण के पाए जाने की संपूर्ण पिंड है, हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है, उसमें जो उसके पाए जाने की प्रायिकता वो क्या होती है, नियत होती है। तो हम इस कथन से बोल सकते हैं कि प्रायिकता क्या है, एक नियत राशि है। अगर गणितीय रूप लिखें तो क्या है, आता है वो क्या होगा, रो डी वी, किसी भी कण के पाए जाने की प्रायिकता 0 to इनफाइनाइट ब्रह्मांड में कहीं भी वो कितना होगा, कांस्टेंट होगा, साई स्टार साई वी वी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। साई स्टार साई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये गणितीय रूप है इसका। हम इसका सत्यापन करेंगे। हम इसका सत्यापन जो है हमारी, हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था सांतत्य समीकरण, हम उसकी हेल्प से ये हम फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, कि ये नियत किस प्रकार होता है, पी डी वी का मान जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो लिखिए सत्यापन। तो इसके लिए हमें एक दो थ्योरम और हैं जो डाइवर्जेंस थ्योरम है, हम वो भी इसमें काम आने वाली है। तो इसमें लिखिए सत्यापन कि ये नियत होती है। हमें ये फाइंड भी तो करना है ना कि रो डीवी का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पी डीवी का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, प्रायिकता घनत्व है। ठीक है, तो देखिए सांतत्य समीकरण से हमने पहले पढ़ी है, तो हम जानते हैं कि सांतत्य समीकरण निम्न होती है। क्या होती है, डेल पी अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट
एस बराबर क्या होता है 0 होता है। ये हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। अगर मैं इसका पक्षांतर कर दूं तो डेल पी अपॉन डेल टी, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें ये चाहिए। तो मैंने इसका ट्रांसपोज किया माइनस का डेल डॉट एस, क्या हो गई प्लस से इधर आ गई माइनस आ गई। अगर मैं इसका दोनों तरफ समाकलन कर दूं, क्या कर दूं आयतन समाकलन कर दूं तो क्या आएगा, तो दोनों तरफ हमें क्या चाहिए आयतन समाकलन का मान चाहिए। इसके साथ क्या आएगा आयतन समाकलन कर दे तो उपरोक्त समीकरण का आयतन समाकलन करने उपरोक्त समीकरण का आयतन समाकलन आयतन समाकलन करेंगे तो क्या आएगा। अब आयतन समाकलन किया तो वो हमारे पास समीकरण क्या आ गई डेल पी अपॉन डेल टी का हमने आयतन समाकलन किया, ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, इसका हमने आयतन समाकलन किया डेल पी अपॉन डेल टी का आयतन समाकलन डेल वी के रिस्पेक्ट में इक्वल माइनस का डेल डॉट एस है और इसका हमने क्या कर दिया आयतन समाकलन कर दिया। ये क्या आ गया हमारे पास आयतन समाकलन आ गया, ठीक है। अब एक थ्योरम है वो है डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस की थ्योरम है। उसके अनुसार क्या होता है कि आयतन समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में चेंज कर सकते हैं। आयतन समाकलन क्या कर सकते हैं पृष्ठीय समाकलन में चेंज कर सकते हैं। वो किसे चेंज करते हैं, ये जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो आपके 12th की कक्षाओं में भी है और शायद फर्स्ट सेकंड में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो पढ़ने को मिलती है, तो हमें वो भी लिखनी है। हम जानते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से आयतन समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में आयतन समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में परिवर्तित करता है। परिवर्तित किया जाता है और वो क्या होगा वो ये होगा, वो क्या होता है कि ये मान लिया हमने डेल डॉट ए है, इसका क्या है आयतन समाकलन है, क्या है आयतन समाकलन है। तो इसका जो पृष्ठीय समाकलन होता है ये जो राउंड होता है वो पृष्ठ के लिए एरिया के लिए, जो पृष्ठीय समाकलन होता है वो ये होता है ए डॉट डी ए, क्या आता है ए डॉट डी ए आता है, कितना आता है ए डॉट डी ए आता है। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए डेल डॉट एस डीवी की वैल्यू चाहिए, तो हम ए की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे एस रिप्लेस कर दे तब, यदि ए बराबर क्या हो एस हो तब डेल डॉट एस डीवी बराबर एस डॉट डी ए। तो ये समीकरण हम कहाँ यूज कर लेंगे, यहाँ यूज कर लेंगे। ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या होगा डेल डॉट एस डीवी की जगह हम क्या रखेंगे ये वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे कहाँ पर इस समीकरण में रखेंगे। तो इस समीकरण में वैल्यू रखने पर क्या आएगा हमारे पास समीकरण वैल्यू रखी है हमने डेल पी अपॉन डेल टी डी वी बराबर ये वैल्यू रखी हमने एस डॉट ए सॉरी एस डॉट डी एस डॉट डी ए, ये वैल्यू हमने रख दी। ये वैल्यू हमने रख दी, ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने की बात है कि जो समीकरण 3 है उसका जो राइट हैंड साइड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है।
और अगर संपूर्ण ब्रह्मांड को हम क्षेत्र मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को अगर हम क्षेत्र मान रहे हैं, हमने डेफिनेशन में लिखा था कि पूरे ब्रह्मांड में जब क्षेत्र मान रहे हैं तो उस टाइम पे वहां पर से फ्लक्स जो गुजरने की जो फ्लक्स गुजरता है वो अगर उसका फ्लक्स का मान कितना मान लिया जाए, शून्य होता है। कितना होता है, जो अगर पूरे ब्रह्मांड को हम क्षेत्र मान रहे हैं तो उस स्थिति में जो फ्लक्स गुजरेगा उसका मान कितना होता है, शून्य होता है। और जो राइट हैंड साइड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फ्लक्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फ्लक्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमें पता है कि अगर पूरे ब्रह्मांड को क्षेत्र मानेंगे उस स्थिति में ये जो फ्लक्स है उसका मान कितना होगा, शून्य होगा। तो इसकी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। हमने शुरू में माना था कि पूरे ब्रह्मांड को क्षेत्र मानेंगे, उस स्थिति में क्या होती है, प्राकृतिक घनत्व का मान ये होता है। तो अगर हम उस स्थिति में अगर किसी कण के लिए पूरे ब्रह्मांड को क्षेत्र मानते हैं तो वहां पर फ्लक्स का मान कितना होता है, शून्य होता है। हमें प्रूफ क्या करना था, रो डॉट डी बी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखिए समीकरण 3 का राइट हैंड साइड पर फ्लक्स को निरूपित किसको निरूपित करता है, जो एस डॉट डी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लक्स को निरूपित करता है। यदि पूरे क्षेत्र को यदि क्षेत्र संपूर्ण ब्रह्मांड को मान लिया जाए तो, यदि क्षेत्र संपूर्ण ब्रह्मांड को मान लिया जाए तो हमने शुरू में क्या माना था कि ये जो प्रमेय है वो ये कहती है कि हमने यहाँ पे क्षेत्र लेना है, पूरा ब्रह्मांड लेना है, तो जो निर्गत फ्लक्स होगा उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। तो निर्गत फ्लक्स का मान शून्य होता है। ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट लाइन है। क्या इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट है, शून्य होता है। फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। तो समीकरण 3 से आता है, समीकरण 3 से क्या होगा, डेल पी अपॉन डेल टी डी वी बराबर क्या आ गया, शून्य, या मैं लिख दूं 0। क्या क्या 0 आ गया। यहाँ से इस अवकलन है, अवकलन के रूप में हम लिख रहे हैं डेल अपॉन डेल टी बाहर ले लिया, अंदर ले लिया, रो डॉट डी वी बराबर 0। अब किसी भी राशि का अगर अवकलन है वो शून्य आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो राशि क्या है, नियत है। क्या है, नियत है। तब हमें पता है कि नियत राशि का ही अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तब हम बोल सकते हैं पी डॉट डी वी बराबर क्या होगा, नियत। क्या आ गया, नियत आ गया। और हमें यही तो प्रूफ करना था कि पी डॉट डी वी बराबर क्या होता है, नियत होता है। यही प्रायिकता संरक्षण का नियम है। तो पाए जाने की प्रायिकता है वो कितनी होती है, नियत होती है, कांस्टेंट होती है। तो यही प्रायिकता संरक्षण का नियम कहलाता है। यही क्या होगा, प्रायिकता संरक्षण का नियम होगा। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो कुछ श्रोडिंगर अवकल समीकरण में कुछ समस्याएं आई थी, उनका हम अध्ययन करेंगे 1D 2D 3D में। जो है हम अध्ययन करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ हमें क्वांटम मैकेनिक्स में जो श्रोडिंगर अवकल समीकरण है वहाँ पर कहाँ कहाँ हमें क्या क्या समस्या आई। तो 1D में करेंगे, 2D में करेंगे। तो इन सब का अध्ययन है हम आज नहीं, नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज ये हमारा प्रायिकता संरक्षण का जो नियम है वो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ पे आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे
कि श्रोडिंगर अवकल समीकरण में से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है उनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 1D का करेंगे, 1 डायमेंशन में क्या क्या अध्ययन समस्याएं आती हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।